बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। सुल्तान शाह बाहर था। शायद इसने बरवक्त खतरे का इदराक कर लिया था, इसलिए वो मेरे इशारे का जवाब देने या अंदर दाखिल होने के बजाय खामोशी से कहीं खिसक गया था। पुलिस पार्टी मकान के अहाते में दूसरी तरफ से दाखिल हुई थी। इनके बेरहमाना चुंगल से बचने के लिए मेरे सामने सिर्फ एक राह बाकी थी कि मैं पर्दा हटाकर खुली हुई खिड़की से बाहर कूद जाता और जिधर सींग समाते इसी तरफ भागता चला जाता। मैंने आखिरी फैसले तक पहुंचने में बहुत तेजी दिखाई थी, मगर पुलिस वालों को न जाने क्या इतला दी गई थी कि वो मुझसे कहीं ज्यादा फुर्तीले साबित हुए। मैंने जो ही खिड़की से पर्दा हटाया, तारीख अहाते से गुराहट उभरी। ओए डाकू, हाथ ऊपर कर ले वरना फेर कर दूंगा। अपनी आजादी को तूल देने के लिए मैं अचानक बैठकर खुद को इस नदीदा सिपाही की जात से बचा सकता था, लेकिन मेरी ऐसी कोई भी हरकत सूरत हाल को बहुत ज्यादा बिगाड़ सकती थी। वो इज़्तिरारी तौर पर बेमकसद फायर कर देता तो इसके साथी भी भड़क सकते थे। मुझे इनकी नफरी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं इनके साथ आंख मचोली में मसरूफ रहता और वो थाने वगैरह से मजीद नफरी तलब करके मेरे फरार की हर राह मसदूद कर देते। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि मुकाबले के बाद मुलजम को अपने काबू में लेने पर पुलिस वालों का रद्दे अमल किस कदर शदीद और बेरहमाना होता है। मेरे एक हाथ में पिस्तौल था और दूसरे में टार्च दबी हुई थी। मैंने अपने दोनों हाथ उठा दिए। शाबाश ओए नर के बच्चे, मुझे ललकारने वाले की आवाज से फातिहाना मुसरत मुतरशा थी। तूने मेरी बात मानकर मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तेरी ओए खाना खराब। एक हल्के से धमाके से इसकी बात अधूरी रह गई। वो बहुत घुटा घुटा और महदूद धमाका था। इसकी आवाज किसी पटाखे से भी कम थी, लेकिन तारीख अहाते के पीछे एक हिस्से में तेजी से तारीख तर धुआं फैलने लगा था। शायद सुल्तान शाह ने मौका की नजाकत भांप कर सोहराब गोट से लाए हुए शुभदे इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। मेरे नजदीक सुल्तान शाह का वो कदम खतरनाक और नापसंदीदा था, मगर वो अपनी सबाबदीद पर पहल कर चुका था। मैं इस धमाके से फायदा उठाता या न उठाता, पुलिस वाले इसका अजाब मेरे ही खाते में जोड़ देते। मैंने धुआं फैलते ही खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। इस वक्त पुलिस वालों की सारी तवज्जो धमाके और धुएं पर मरकूज हो गई थी। मुझे हैंड्स अप कराने वाला शायद अपनी जगह छोड़कर किसी महफूज आड़ में पहुंच चुका था। इसे मेरा होश ही नहीं रहा था। पीछे रहो, इधर बमबारी शुरू हो गई है। किसी की दहशतज़दा आवाज सुनकर मैं इस हालत में भी अपने बेसाख्ता मुस्कुराहट पर काबू न रख सका। इस वक्त तक मैं धुएं की ओट में पहुंच चुका था। दूसरा धमाका हुआ, वही घुटी घुटी सी आवाज थी। हर तरफ से धुएं में गिर गया। फिर किसी ने फायर कर दिया। मुझे कुछ इल्म नहीं कि गोली किस तरफ चलाई गई थी। मैं अपनी पिंडलियों की पूरी कुव्वत मुजतमा करके अहाते की दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। सुल्तान शाह ने मुझे बदतरीन मुश्किल से 2-4 कर दिया था। धुएं के हल्के बमों के धमाकों के बाद पुलिस वाले मुझ पर गालिब आ जाते तो फिर कोई मौजदा ही मुझे इस पुलिस मुकाबले में जहन्नम वासल होने से बचा सकता था। इस वक्त मेरी बका सिर्फ और सिर्फ तेज तरीन फरार में मुजमर थी। मैं जिस सूरत से इस अहाते में दाखिल हुआ था, इससे कहीं ज्यादा तेजी से बाहर पहुंच गया। सुल्तान शाह न जाने किस वक्त गाड़ी वहां ले आया था। इसका इंजन बेदार था और अगले दोनों दरवाजे खुले हुए थे। मैं उछलकर ड्राइविंग सीट पर जम गया। सुल्तान शाह चक्कर लगाने की बजाय दरवाजा खोलकर पिछली नशिस्त पर गिर गया। मैंने बहुत तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई तो झटके की वजह से तीनों दरवाजे पुरशोर आवाज से बंद हो गए। यहाँ से जल्दी निकल चलो, सुल्तान शाह की आवाज से खौफ झलक रहा था। मेन रोड चौराहे की तरफ जाने की बजाय गलियों ही गलियों में होते हुए खुदादाद कॉलोनी की तरफ निकलने की कोशिश करो। तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। पहले धमाके के वक्त मैं एक सिपाही के निशाने पर था। मैंने पुलिस मोबाइल को तेज रफ्तारी से दूसरी गली की तरफ जाते हुए ना देख लिया होता तो कुछ भी नहीं हो सकता था। अव्वल खान की तरफ से कोई मदद मिलने से पहले वो तुम्हें इतना रगीद डालते कि तुम भी खुद को ना पहचान पाते। तुम्हारी कार्रवाई कामयाब रही है, इसलिए इस वक्त तुम जो चाहो कह सकते हो। नाकामी की सूरत में नताइज इस कदर भयानक होते कि तुम शायद उम्र भर रोते रहते। हकीकत को देखो, मफरूजों पर बात करके अपनी जुबान मत थकाओ। इसने मेरी बात काट कर कहा। इस वक्त मेरी अकल बुरी तरह चकराई हुई है। हम रास अलमेडा को मारने आए थे, लेकिन यहाँ पुलिस के नरग में फंस गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अव्वल खान का आदमी दूसरे ऑपरेटर समेत पकड़ा गया हो और रास अलमेडा के किसी आदमी ने तुम्हें बहका कर इधर की राह दिखाई हो और तुम इसके बिछाए हुए जाल में फंस गए। अहमकाना बातें मत करो, मैंने चिढ़कर कहा। वो कॉल दरअसल अव्वल खान के लिए थी, किसी के वहमो गुमान में भी
नहीं रहा होगा कि इसने अपना ऑपरेटस मेरे हवाले कर दिया है। वो बात करता तो रास अल्मेडा यही जाल इसके लिए भी इस्तेमाल करता। तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि STF के एक अहम अफसर को शहरी पुलिस के हाथों मरवा कर इसे इस कदर खुशी होती। खामोश बैठो और खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करो। देख रहे हो कि पुलिस वालों की गाड़ियां सड़कों पर निकल आई हैं। दुआ करो कि सड़क के अंधेरे में किसी ने हमारी कार के नंबर न देखे हो। शायद तुम भूल गए कि फ्रीडम लॉज पर हमले से पहले अव्वल खान ने नंबर प्लेट वाली रोशनी के बल्ब निकलवा दिए थे। इसने मुझे याद दिलाया और कहा किसी ने नंबर देख भी लिया हो तो वो पुलिस को नहीं बताएगा। ये रुझान रोज बरोज जड़ पकड़ता जा रहा है। कानून की मदद करने की कोशिश करने वालों को एक तरफ पुलिस गवाही के चक्रों में रगड़ती है और दूसरी तरफ दहशत गर्दों की इंतकामी कार्रवाई की दहशत जिंदगी अजाब कर देती है। हम एक दफा सबील वाली जगह पहुंच जाएं तो बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। रास अल्मेडा कहाँ गायब हो गया? वो 4 थे, 3 गायब हैं और चौथा बेजान हालत में वहाँ पड़ा हुआ था। चौथा तो क्या इन्होंने सागा को हलाक कर दिया? सुल्तान शाह ने बेएतबारी से पूछा। वो विक्टर या मार्वन की लाश है। अब अव्वल खान का आदमी ही इसे शिनाख्त कर सकेगा। इसकी पेशानी में गोली मारी गई है। बज़ाहिर वो रास अल्मेडा का काम मालूम होता है। हो सकता है कि इसने नशे की झोंक में रास अल्मेडा के खिलाफ कोई सख्त बात कह दी हो। अपने आदमियों की आजाद ख्याली के बारे में वो बहुत कीना परवर है। देखा जाए तो ये इसका छठा शिकार है। गैरी हार्ट और जेफ मिलर को कैद करके अमेरिका भेज दिया गया। बॉब गोम्स, रैंडल और दिलावर खान को इसने फ्रीडम लॉज की छत पर गोलियां मारकर हलाक किया और अब एक और सफेद फार्म इसकी दरिंदगी की भेंट चढ़ गया। वो अपने ही साथियों को फाड़ खाने वाला खूनी दरिंदा है। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर भी इसे वफादार साथी कहां से मिल जाते हैं। इसकी सफाकियां इन्हें अपना अंजाम क्यों याद नहीं दिलाती? भारी मुआवजे के लालच में लोग हर बुरे काम पर आमादा हो जाते हैं। इस दलदल में जो भी कदम रखता है धनस्ता ही चला जाता है। बाद में दहशत और ब्लैकमेलिंग की वजह से वो किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते। अगर अंदर एक लाश मौजूद थी तब भी पुलिस अचानक कैसे आ गई? इसे अपना सवाल फिर याद आ गया। पहले मेरा अंदाजा था और अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं अहाते में कूदा तो अंदर एक जिंदा आदमी भी मौजूद था। वो खतरा भांप कर दूसरी तरफ से फरार हो गया। जाते जाते इसी ने इस पार्टी को कोई इतला दी होगी। वो जिंदा आदमी रास अल्मेडा भी हो सकता है। सुल्तान शाह ने राय जनी की। ऐसी बुजदिली की तवक्को सिर्फ इसी से की जा सकती है। अपने आदमियों में वो वैशी दरिंदा बना रहता है, दुश्मन के मुकाबले में गीदड़ बन जाता है। मैं इसकी दी हुई मिसालों पर हंसे बगैर न रह सका। फिर मैंने कहा सांप निकल चुका है, अब लकीर को पीटना बेसूद है। वैसे मेरा दिल गवाही देता है कि वो रास अल्मेडा नहीं था। रास अल्मेडा अपने एक साथी को ठिकाने लगाने के बाद दूसरे साथी समेत किसी महफूज तर ठिकाने की तरफ चला गया होगा। लाश के साथ सागा मौजूद रहा होगा। सागा के बारे में तो तुम ही जानते हो। मेरे लिए वो एक अजनबी नाम है। सागा एक जमाने में बहुत नडार और दलेर बदमाश हुआ करता था, लेकिन अब इसके दिन फिर चुके हैं। जो लोग रोह बंदियों में पड़ जाते हैं वो लड़ना भिड़ना छोड़कर बस मंसूबा बंदियां करते रहते हैं। वो अपनी जान निसारों के हिसार में हो तो बहुत बेजिगरी दिखाते हैं। तनहा कहीं गिर जाएं तो मैदान छोड़कर फरार की राह इख्तियार करते हैं। सागा अब शहर का मामूली बदमाश नहीं रहा। वो गुंडों की एक बड़ी खेप को पाल रहा है। तुम्हें इसका ठिकाना तो मालूम ही होगा। सुल्तान शाह ने तजस्सुस से पूछा। ऐसे लोग जो तन्हाई में अपने साय से भी खौफ खाते हैं, हर वक्त अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, मैंने जवाब दिया। लेकिन फिर भी इसका सुराग लगाया जा सकता है। वो रास अल्मेडा की तरह छलावा नहीं बन सकेगा। वो गिरफ्त में आ जाए तो फिर रास अल्मेडा के नरखरे तक भी रसाई हासिल हो जाएगी। हम ट्रैफिक की भीड़ में शामिल होकर निहायत इत्मीनान से पुरानी नुमाइश चौराहे से तक पहुँच गए। वहाँ बनी हुई ट्रैफिक पुलिस की चौकी के करीब पुलिस वालों की 3 गश्ती गाड़ियां खड़ी हुई थी। इनका अमला स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में सड़क की बस्ती पट्टी के करीब खुशगपियों में मसरूफ था। नाकस मवासलाती निजाम या फिर रेडियाई पैगामात में अदम दिलचस्पी की बिना पर शायद इन्हें इल्म ही नहीं हो सका था कि इनसे 2-4 किलोमीटर दूर एक पुलिस पार्टी एक संगीन बमबारी के खतरे से 2-4 हो चुकी थी और मुजरम फरार होने में कामयाब हो गए थे। मैं नुमाइश के चौराहे से सदर के रास्ते पर घूम रहा था कि अचानक ऑपरेटर्स के रिसीवर पर कॉल का इशारा मसूल होने लगा। वो सिग्नल सुल्तान शाह से भी पोशीदा न रह सका। मुझे मुतज़ब्ज़ब पाकर इसने मेरी जेब से ऑपरेटर्स निकालना चाहा, लेकिन मैंने सख्ती से इसे रोक दिया। इसने हैरत से कहा, ये अव्वल खान की कॉल मालूम होती है, वो कोई अहम बात करनी चाह रहा होगा। मुझे भी मालूम है। इसके इज़राब पर मैंने दांत पीस कर कहा, लेकिन ये याद रखो कि इस वक्त हम मफरूर मुजरम है। इतने भारी ट्रैफिक में ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। मैं पिछली सीट पर लेट कर बात कर लेता हूँ, इसने नीम दिली से कहा। तुम गधे हो। बसों और ऊंची गाड़ियों में सफर करने
वाले कारों में अंदर तक झांक सकते हैं। खुदा का शुक्र अदा करो कि अभी तक हमें कहीं नहीं रोका गया। तलाशी की नौबत आ गई तो हम हथियारों और दस्ती बमों की मौजूदगी का कोई हल्का सा जवाब भी पेश नहीं कर सकेंगे। चैन से बैठो, घर पहुंचकर अव्वल खान से राब्ता कर लिया जाएगा। इस वक्त तुम भी ग्रोह बंद शहजादों की तरह मसलहत की राह इख्तियार कर रहे हो। मैं बरकी इश्तिहारों के तेज इनकास में इसे गुसीली नजरों से घूर कर रह गया। हमारा बकिया सफर तकरीबन खामोशी से तय हुआ। मेरे जहन पर इस वक्त बस एक ही उलझन सवार थी कि रास अलमेडा के साथ हमारा तसादम जो जो तूल पकड़ रहा था। शहर में खून रेजियों में शिद्दत आती चली जा रही थी। इन दिनों वैसे भी अमनो अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं थी। इन बेनामो निशान मुकाबलों की आड़ लेकर शहर के छोटे मोटे बदमाश भी इंतजामिया के लिए दुश्वारियां खड़ी कर सकते थे। इन वाकयात का जल्द अज जल्द तदारक किया जाना नागुज़ीर हो गया था। इसके लिए जरूरी था कि रास अलमेडा का किस्सा तमाम कर दिया जाए या फिर इसे पाकिस्तान की सरहदों से बाहर फरार होने पर मजबूर कर दिया जाए। मैं इसी उधेड़ बुन में उलझा हुआ था कि रास अलमेडा के लिए बदतरीन मसाइब पैदा करने का एक खुशगवार मंसूबा मेरे जहन में सर उभारने लगा। इस पर अमल करके इस मोजी दरिंदे पर बहुत आसानी से अरसा हयात तंग किया जा सकता था। इस मंसूबे में कलीदी अहमियत इन तस्वीर की थी जो अव्वल खान के इसरार नामी मातहत ने अपने स्पाई कैमरे से हासिल की थी। सारे रास्ते रह रहकर ऑपरेटर्स पर कॉल के इशारे मौसूल होते रहे, लेकिन मैं मुसलसल इन्हें नजरअंदाज करता रहा। मुझे अंदाजा था कि मेरी तरफ से जवाब न मिलने पर अव्वल खान सख्त परेशान हो गया होगा। जवाब न मिलने से वो एक ही नतीजा अखज कर सकता था कि मैं किसी मुसीबत से दो चार हो गया हूँ, मगर मैं मजबूर था। हम दोनों गाड़ी में आगे पीछे सवार थे, लेकिन सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की हदूद से बाहर आते ही सुल्तान शाह अकबी निशिस्त से उचक कर मेरे बराबर वाली सीट पर आ चुका था और अपनी जुबान बंद रखने के बावजूद वक्फे वक्फे से बहुत गौर से मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। रास अलमेडा के खिलाफ एक शानदार मंसूबा सूझ जाने पर मेरे चेहरे के तासरात में तब्दीली आनी फितरी थी। सुल्तान शाह ने वो तब्दीली भांप कर कई मरतबा जुबान खोलने का इरादा किया, मगर मुझे अपनी तरफ मतवज्जो न पाकर खामोश रहने पर मजबूर हो गया। बज़ाहिर मेरी सारी तवज्जो पुरहजूम सड़कों पर मरकूज थी, लेकिन मैं कुन आंखियों से वो सारी कैफियत देखकर सुल्तान शाह की परेशानी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जब मैं गाड़ी बंद करके उतरा तो इससे रहा न गया और वो पूछ ही बैठा, तुम रास्ते पर क्या मंसूबा बंदियां करते आए हो? तुम्हारे चेहरे से दबी दबी खुशी फूटी पड़ रही थी। इतना सब्र किया है तो चंद मिनट और इंतजार कर लो, घर आ ही गया है, वहाँ बैठकर बातें होंगी। हम दोनों घर में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि अव्वल खान हमसे पहले वहाँ मौजूद था। इसका चेहरा पक था और आंखों में तशवीश के साए लर्जा थे। हमें देखते ही वो खिल उठा। मेरा दम निकला हुआ था। क्या तुम्हारे ऑपरेटर्स की बैटरियां भी जवाब दे गई है? इसने सुल्तान शाह को तपाक से अपने सीने से लगाते हुए मुझसे पूछा। ऑपरेटर्स ठीक ठाक है, हमारी बैटरियां डिस्चार्ज होने से बाल बाल बच गई, मैंने हंसकर कहा। फिर तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैंने कम अज कम 10 मरतबा तुम्हें ट्राई कर चुका हूँ। मजबूरियाँ, ये बताओ कि स्टेशन 4 की क्या खबरें हैं? मैंने पूछा। परेशानियों का सिलसिला चल निकले तो ऐसा मालूम होता है जैसे आसमान टूट पड़ेगा। वहाँ के फोन बेजान थे। इसरार की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। फिर भला वक्त शुरू हुआ तो पता चला कि वो मसाइल इतने संगीन नहीं थे। इसरार की चौंका देने वाली कहानी तुम सुन चुके हो। स्टेशन 4 पर 2 आदमियों को मामूली खराशें आई हैं। अपने जख्मों से ज्यादा खून बहने की वजह से वो भयानक नजर आ रहे थे। तीसरे आदमी के जख्म जरा गहरे हैं, मगर वो भी चंद रोज में भर जाएंगे। मुझे इन ही तीनों की फिक्र थी। माली नुकसान की मुझे कभी परवाह नहीं होती। एलिस की हरकत से फोर्स को खासा माली नुकसान पहुंचा है। चंद रोज में इसका भी अजाला कर लिया जाएगा। शायद इसीलिए तुम वहां से इतनी जल्दी लौट आए। सुल्तान शाह ने राय जाहिर की। वहां मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। मुझे इसरार की ज्यादा फिक्र थी। वो मुझे रास्ते में मिल गया। इसकी कहानी सुनने के बाद मैंने इसका ऑपरेटर्स लेकर इसे स्टेशन 4 भेज दिया। मैं रास्ते पर तुमसे बात करने की कोशिश करता रहा हूँ। हैरत की बात है कि तुम सोहराब गोट से यहाँ पहुँच गए, मगर हमने सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से यहाँ तक आने में ज्यादा वक्त लिया। सुल्तान शाह ने पलकें झपकाते हुए कहा, मैं शहर की कम मसरूफ सड़कों पर तेज रफ्तारी से सफर करता रहा हूँ। तुम पूरे शहर के गंदे ट्रैफिक से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हो। वक्त में कुछ न कुछ फर्क तो पड़ना ही था। ये बताओ कि तुम दोनों क्या करके आए हो? सुना है कि तुम रास अलमेडा और इसके साथियों के शिकार पर निकले हुए थे। इरादा यही था, लेकिन सितारों ने यावरी नहीं की, वरना आज सारा किस्सा निमट जाता। मेरे जवाब पर वीरा के खूबसूरत होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम भी सितारों वगैरह में यकीन रखते हो। यही बात मैंने की होती तो तुम एतराज जड़ देते।
मैं इन खराफात में यकीन नहीं रखता, बस मुहावरे के सूरत थी जो कह डाली। बस अव्वल खान हाथ उठा के बोला, आपस की बहस में उलझने के बजाय अपनी कहानी शुरू करो। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, मैंने खुशामदाना लहजे में कहा। इसरार की बनाई हुई तस्वीर कहाँ है? वो मैं ले आया हूँ, मगर पहले तुम्हारी कहानी। वो मानी खेज मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरे लिए इतना ही काफी था कि अव्वल खान वो तस्वीर अपने साथ ले आया था। मैंने ड्रामाई जुजियात से गुरेज करते हुए इन लोगों को वो तमाम वाकयात बिला कमो कास्त सुना दिए जो सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में हमारे साथ पेश आए थे। मेरी कहानी ज्यादा तवील नहीं थी। मेरे खामोश होते ही सवालात का सिलसिला चल निकला, मगर वो वाकयात इस कदर वाज़ेह सिमतों की निशानदही कर रहे थे कि चंद ही मिनट में इन तीनों के सवालात का जखीरा जवाब दे गया। और अब वो तस्वीर कमरे में खामोशी होते ही मैंने अपना मुतालबा पेश कर दिया। अव्वल खान के इशारे पर वीरा ने कुशन के नीचे से तस्वीर का लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसरार का स्पाई कैमरा बहुत हसास और जदीद तरीन है। अव्वल खान मुदाफाना लहजे में बोलने लगा, इसने इन लोगों के 36 फ्रेम लिए थे, लेकिन खिड़की की जरी नकाफी थी। 35 तस्वीरों में किसी का भी मुकम्मल चेहरा नहीं आ सका। बस राज अल्मेडा की तस्वीर मुकम्मल है, मगर इसका फोकस बिगड़ा हुआ है। मैं पोस्ट कार्ड साइज की रंगीन तस्वीर को गौर से देख रहा था। पहली तस्वीर पर नजर पड़ते ही मुझे अंदाजा हो गया कि पर्दों की दरमियानी जर्री तस्वीर कशी के लिए नकाफी थी। हर जाविये से सिर्फ वही कुछ फिल्म बंद किया जा सकता था जो जर्री में से नजर आ सकता था। बाकिया तफसीलात दाएं बाएं मौजूद पर्दों के पीछे छुप गई थी। सागा मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैंने इसकी अधूरी तस्वीरों में भी इसे पहचान लिया। वैसे भी 3 सफेद फामों में वो वाहिद गंदमी जिल्द वाला था। रंगत की बिना पर इसकी शिनाख्त दुश्वार नहीं थी। फिर मुझे इस चेहरे का एक हिस्सा नजर आया जो मुझे सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के मकान में बेजान नजर आया था। अव्वल खान ने बताया कि इसरार ने इसका नाम मार्वन बताया था। इसकी जुबान से वो इंकिशाफ सुनकर मुझे राज अल्मेडा की बर्बरियत में कोई शुबा नहीं रहा। मार्वन इसे इस कदर अजीज था कि वो बॉब रैंडल और दिलावर को कत्ल करके इसे फ्रीडम लॉज से अपने साथ निकाल ले गया था। वो मार्वन के लिए राज अल्मेडा की मोहब्बत का एक रुख था। जब इसी मार्वन ने राज अल्मेडा की उफ्ताद तबा के खिलाफ कोई बात की तो इसने बिला तामल मार्वन की पेशानी में पिघला हुआ शीशा उतार दिया। वो अपने गुस्ताख गुलामों के लिए राज अल्मेडा की नफरत की दूसरी इंतहा थी। अपने इन मुतजाद रवैयों की वजह से वो नॉर्मल नजर नहीं आता था। इसकी तस्वीर खुशकिस्मती से मुकम्मल थी। शायद इसरार ने अपनी सारी तवज्जो इसी को फोकस करने पर मरकूज रखी थी। जो ही इसका पूरा चेहरा कैमरे की गिरफ्त में आया, इसरार ने बटन दबा दिया। वो तस्वीर बहुत वाज़ेह नहीं थी, थोड़ी सी धुंधली थी। आगे की तरफ कदरे मुड़े हुए कानों, चौड़े जबड़ों, तंग पेशानी, सर्द आंखों और सीधी लकीर की तरह खिंचे हुए सफाकाना होंठों से राज अल्मेडा बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा था जैसा वो था। इसके हाथ में व्हिस्की का गिलास था और इसकी नजरें अपने गिलास पर जमी हुई थी। वो राज अल्मेडा की वाहिद मुकम्मल तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर में इसके चेहरे के बाद हिस्से मौजूद थे। मुकम्मल तस्वीर देख लेने के बाद इन जुज़वी खदोखाल को आसानी से पहचाना जा सकता था। सुल्तान शाह मेरे बदन से चिपक कर इन तस्वीर पर झुका हुआ था। मैं कई सेकंड तक अपने इस खून आशाम हरीफ की तस्वीर देखता रहा। फिर मैंने वो पूरा पलंदा सुल्तान शाह को थमा दिया। मुझे इसरार से पूछना याद नहीं रहा, जब इसने अपने कानों से इन लोगों के नाम सुने थे तो इनकी दूसरी गुफ्तगू भी सुनी होगी। वो वहाँ जमा होकर किस मौजू पर बातें कर रहे थे? मैंने अव्वल खान से पूछा। वो सब सखी मुराद के खिलाफ अपने दिल का गुबार निकाल रहे थे। अव्वल खान ने जवाब दिया, इनकी गुफ्तगू में इस गद्दार के लिए बुरे अलकाब और गालियों के सिवा कुछ नहीं था। वो एक तरह से सखी मुराद की हलाकत का जश्न था। हाँ, इसकी क्या खैर खबर है? मैंने चौंक कर सखी मुराद के बारे में पूछा। कुछ पता नहीं, अव्वल खान अपने शाने उचका के बोला। स्टेशन 4 के फोन नकारा होने की वजह से मेरा किसी से राब्ता नहीं हो सका। चंद घंटों में वहाँ की लाइनें बहाल हो सकेंगी। अभी फोन करके मालूम करता हूँ। हो सके तो ये भी मालूम करो कि सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के मकान पर रूनुमा होने वाले वाकयात और मार्वन की लाश के बारे में क्या सोचा जा रहा है। इन हवालों से मैं एक नई बसात बिछाने का इरादा रखता हूँ। अव्वल खान फोन पर नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। सुल्तान शाह मेरे सर हो गया, हम घर आ चुके हैं। अब बताओ कि तुम रास्ते पर क्या सोच कर दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। अव्वल खान फोन से फारग हो जाए तो इस बारे में बात करेंगे। तुम एक ही बात सोचकर खुश हो सकते हो कि मैं अनकरीब तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली हूँ। वीरा एहतजाइया लहजे में बीच में बोल पड़ी। वीरा, मैं तुमसे दस्त बस्ता इल्तिजा कर रहा हूँ कि फजा को इतना मुक्तदर न करो कि तुम्हारी रवानगी तक हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए तलखियों की बुनियाद पड़ जाए। मैंने इसे घूर कर खुश्क लहजे में कहा। अव्वल खान शायद नंबर मिलाकर दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने का इंतजार
इंतजार कर रहा था। इसने बिनाकर अपना रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और कहने लगा, पहले तुम लोगों अपने झगड़ों से निमट लो, मैं बाद में फोन कर लूंगा। आओ हम सब कमरे में चलते हैं। वीरा ने गजाला का हाथ थाम कर अपनी जगह छोड़ते हुए मुझसे कहा, अव्वल खान को सुकून से फोन पर बातें करने दो, हमारी बातों की वजह से इनका ध्यान बंटता रहेगा। सुल्तान शाह ने फौरन वीरा की तकलीद की थी। गजाला के होंठों पर मीठी मीठी मुस्कान फैल गई थी। वो बहुत दिलचस्पी से मेरी तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ वीरा की सुलगा देने वाली नजरें भी मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मैं बेबसी से मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठ गया। जरा जरा सी बातों में मुझसे इन भले दिनों का खराज वसूल करने की ख्वाह नजर आ रही थी जो हमने साथ रहकर बड़ी आसूदगी से गुजारे थे। इसने मुझे कभी भी कोई नाशाइस्ता धमकी नहीं दी थी, लेकिन मुझे इसकी आंखों में ये तहरीर हर वक्त बहुत वाज़ेह नजर आती थी कि मैंने इसका दिल तोड़ा या इसकी बात न मानी तो वो किसी न किसी तरह गजाला को इन खुशगवार मुलाकातों का अहवाल सुना देगी जिनकी यादें मेरे और इसके दिलों में दफन थी। अव्वल खान ने हमारे काफिले को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। किसी बुत की तरह अपनी ठोड़ी हथेली पर टिकाए हमें ड्राइंग रूम से रुखसत होते देखता रहा। इस वक्त इसकी आंखों में इसकी पेशा वराना लाताल्लुकी उभर आई थी। ऐसे लम्हात में वो इखलाक और मुरब्बत को भूलकर सिर्फ डिसिप्लिन का पाबंद रह जाता था। वीरा गजाला को लेकर अपनी ख्वाबगाह की तरफ चल दी। मुझे भी मजबूरन इधर का ही रुख करना पड़ा। इस रोज मौसम खासा अच्छा था, लेकिन बंद दरवाजा खुलते ही अंदर से आने वाली खनक हवा के झोंके से अंदाजा हुआ कि वीरा के कमरे का एयर कंडीशनर पूरे जोर शोर से काम कर रहा था। आबी जानवर को खुशकी पर छोड़कर मुर्गे मुसल्लम खिलाया जाए तो वो जिंदा नहीं रहते। मैंने सुल्तान शाह को आंख मारकर कहा। वो लम्हे भर के लिए बौखलाया मगर संभाला लेकर फौरन ही पूरे जोर शोर से मेरी हाँ में हाँ मिलाने लगा। वो कौन से आबी जानवर हैं जो मुर्गे मुसल्लम खाते हैं? वीरा ने मुड़कर आंखें निकाली। असल अहमियत आबी जानवर को खुशकी पर लाने की है। मुर्गे मुसल्लम बिला वजह मारा जाता है। मैंने बेपरवाही से कहा। इस कमरे में आए हो तो अब ऐसी बेसरोपा बातें करोगे? वो गुर्रा के बोली। मजबूरी है, यहाँ का मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है। मैंने इसकी बरहमी को जरा भी अहमियत नहीं दी। इस कमरे के मौसम में कौन से कीड़े निकल आए हैं जो तुम्हारे दिमाग पर असरअंदाज हो रहे हैं? बर्फानी रीछ इस्तवाई जंगलात में बिलक बिलक कर मर जाता है। ये सब आदत की बातें होती हैं। तुमने अपने कमरे को अच्छा खासा शराब खाना बनाया हुआ है। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा तो मुझे सरसाम हो जाएगा। मैं एयर कंडीशनर बंद कर दूंगी, लेकिन तुमको यहाँ से भागने नहीं दूंगी। अभी रहने दो। इसे स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ता देखकर मैंने कमजोर आवाज में कहा, सरसाम शुरू होते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। ये बताओ कि तुम हमें घेर कर यहाँ क्यों लाई हो? वहाँ अव्वल खान डिस्टर्ब हो रहा था। अब तुम ये बताओ कि सुल्तान शाह से क्या बात छुपा रहे हो? वो तुम बता ही चुकी हो। मैंने इसे सुलगाने के लिए दानिस्ता टेढ़ा जवाब दिया। वीरा से ज्यादा मैं बेचैन हूँ। मुझे यकीन है कि तुम कोई नई लाइन तय कर चुके हो, सुल्तान शाह ने कहा। चंद मिनट बाद अव्वल खान आएगा तो पूरी कथा फिर से सुनानी पड़ेगी। मैंने इन दोनों के सामने हथियार डालते हुए बताया, मेरे मंसूबे की कामयाबी के लिए अव्वल खान का तावन जरूरी है। तफसील बाद में बता देना, सर पैर का तो कुछ पता चले। वीरा चिल्लाकर बोली, मैं रास अलमेडा की तस्वीर के साथ किसी अखबार में एक फीचर छपवाने का इरादा रखता हूँ। आप क्यों इन दोनों को गुस्सा दिलाने पर तुले हुए हैं? गजाला ने दखल देते हुए कहा। ठहरो। वीरा ने हाथ उठाकर गजाला से कहा। इसकी आंखों में इस वक्त गैर मामूली चमक पैदा हो गई थी। वो कह रही थी, मेरा ख्याल है कि मैं डैनी की बात समझ गई हूँ। ये फिर बहुत दूर की कुड़ी लाया है। मेरे करीब की नजर कमजोर होती जा रही है। मैं दूर की कुड़ी क्या लाऊंगा? बको मत। अभी तक वो आजादी से हर तरफ दंदनाता फिर रहा है क्योंकि इसकी कोई शिनाख्त नहीं है। लोग इससे मिलकर भी इसे पहचानने से कासर रहते हैं। तस्वीर छपने के बाद वो अपनी कछार के हिसार में गिरकर रह जाएगा। जिधर जाएगा इसके दोस्तों के साथ दुश्मन भी इसे पहचान लेंगे और यही इसकी मात होगी। मैं हैरत से वीरा का मुंह तकने लगा। गजाला की सताइशी नजरें भी इसी के चेहरे पर मरकूज थी। वीरा की इस खूबी ने बरसों से मुझे इसका गिरविदा बनाया हुआ था कि वो हसीन होने के साथ ही बला की ज़हीन भी थी और जरा सा इशारा पाते ही हर बात की तह तक पहुंच जाने की बेपनाह फितरी सलाहियत रखती थी। अगर तुम मेरे मंसूबे की अफादियत की कायल हो चुकी हो तो इस पर मजीद दिमाग खपाना बेसूद है। तुम ही अव्वल खान को पूरी बात समझा देना। वो अब भी तुम्हारी बात बहुत तवज्जो से सुनता है। अब भी से क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? सींग निकल आए तो इन्हें काट कर सांड भी बिछड़ों में शामिल हो जाते हैं। तुम्हारा मर्ज ला इलाज है। ऐसा मालूम होता है जैसे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमेरिका रवानगी से नहीं रोक सकेगी। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर अव्वल खान दरवाजा खोल
होकर अंदर आ गया। इसे अंदाजा नहीं हो सका था कि इस वक्त बंद कमरे का इजलास किस मंजिल पर पहुंचा हुआ था। हम चारों आर्जी तौर पर खामोश होकर इसकी तरफ मतवज्जो हुए और इसने एक गहरा सांस लेकर अपनी बात शुरू कर दी। सखी मुराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। धमाके में निचला दड़ उड़ जाने के बावजूद इसकी लाश शिनाख्त कर ली गई है। वो एक मस्बत खबर थी। एक एक करके हमारे हरीफ रफ्ता रफ्ता मारे जा रहे थे। इस बार कमाल ये था कि ये कारे खैर हमारे बजाय राज अलमेडा अपने हाथों से अंजाम दे रहा था और इसी को अपनी फतह समझ रहा था। और मार्वन की लाश के बारे में क्या सोचा जा रहा है? चंद सानियों बाद मैंने पूछा। सबकी अकलें माऊफ हैं। लाश पुलिस की तहवील में है, लेकिन अभी तक कोई कहानी नहीं बन सकी। पुलिस वाले धुएं के बमों के इस्तेमाल की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन वो धमाके इतने हल्के थे कि कुर्बो जवार में रहने वालों ने भी नहीं सुने। अल्लाह हुकाम इस पूरे वाक्यों को शको शुबे की नजरों से देख रहे हैं, यानी इन्हें अपने मोबाइल स्क्वाड के बताए हुए वाकयात पर यकीन नहीं है। मैंने पूछा। बेज़ाहिर यही मालूम हो रहा है, लेकिन गैर मुल्कियों की लाशों की बढ़ती हुई तादाद ने सबको अलाकर रख दिया है। इसका मतलब है मेरे मंसूबे के लिए फजा खुद ब खुद साजगार होती जा रही है। तुम्हारा क्या मंसूबा है? वही जिसके बारे में सुल्तान शाह कुछ कह रहा था। इस पर वीरा खानम रोशनी डालेंगी। मैंने अव्वल खान को जवाब देकर सिगरेट निकाल ली। वीरा ने पूरे एहतमाम से अव्वल खान को मेरी तजवीज से आगाह करना शुरू कर दिया। इसके अल्फाज कम बेश वही थे जो चंद मिनट पहले इस्तेमाल कर चुकी थी। अव्वल खान पूरे ध्यान से इसकी बात सुन रहा था। ये सब तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये फीचर इस बुनियाद पर बनेगा। इसकी बात मुकम्मल होने पर अव्वल खान ने इससे सवाल किया और वो बौखलाकर मेरा मुंह देखने लगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।